अब हम लोग आगे चलते हैं। आज देखते हैं क्या करना है। कल हम लोगों ने देख लिया था कि डायपोल के बारे में सारी बातें हो गई थी कि डायपोल क्या है, कैसे होता है, कहाँ फील्ड बनाता है, कितने फील्ड बनाता है, किस डायरेक्शन में होती है, सब कुछ। दूसरा, किसी दूसरी फील्ड में यानी कि किसी एक्सटर्नल फील्ड में, जब भी एक्सटर्नल वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि वो जो चीज बात हो रही है, जैसे डायपोल की बात हो रही है, तो उसकी खुद की फील्ड की बात नहीं कर रही है, कर रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहे हैं, मतलब कि कोई दूसरी फील्ड है। ठीक है, उसकी खुद की फील्ड की फिलहाल बात नहीं हो रही है। तो किसी एक्सटर्नल दूसरी किसी फील्ड में डायपोल अगर रखा है तो कैसा बिहेवियर होगा, तो वो हम लोगों ने देखा था, टॉर्क लगेगा, रोटेट करेगा, वगैरह वगैरह। सारी बातें हो गई थी, सबने ये चीजें पढ़ ली थी। कुछ प्रॉब्लम आई थी किसी को? कुछ भी नहीं, कि मतलब ये जब स्ट्रेट रखेंगे डायपोल तो क्या होगा, ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं आई थी ना? बता देना। चलो फिर आगे चलते हैं। हम्म तो आज हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, देखो बात यह है, चार्ज हमेशा पॉइंट के फॉर्म में तो नहीं रहेगा ना, ऐसे पॉइंट के फॉर्म में तो नहीं रहेगा। हम लोग तो बोलते हैं कि एक बॉडी चार्ज है ना, ऐसे बॉडी एक चार्ज है पूरी, तो ये बॉडी जब चार्ज है तो किसी बेसिस पे होगी, वो चार्ज बॉडी पे किसी तरह से होगा ना। तो अलग अलग तरह क्या हो सकते हैं जिससे वो चार्ज बॉडी पे हो। ठीक है, जैसे किसी लीनियर टाइप की चीज पे चार्ज है, जैसे कोई थ्रेड टाइप की चीज हो गई। थ्रेड जैसी कोई चीज, लीनियर जैसी कोई चीज, लीनियर स्ट्रेट जिसको किया जा सकता हो, बस सिंगल डायमेंशन वाली चीज, तो उसको लीनियर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एक सरफेस जैसी चीज है। एक सरफेस जैसी चीज है, मतलब कि कुछ ऐसा, एक सरफेस है। हम्म तो सरफेस पे कुछ चार्ज अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब भी कुछ बात होगी, तो वो एक बात है। उसके अलावा वो आप कम कहाँ की थी, फुल पे किए हुई थी म्यूजिक वाला भी। नहीं, ये ऊपर किए, ये पूरा ही कम कर दिए थे। देखो। तो फिर कैसे बच गया? पता नहीं। हेलो। वो थोड़ा बीच में कुछ काम हो गया। ठीक है, देखें तो किसी लीनियर चीज पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, थ्रेड जैसी किसी चीज पे या कुछ और। ठीक है, किसी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। एक सरफेस जैसी चीज पे। अब सरफेस फ्लैट भी हो सकती है और नहीं भी, मतलब कि कोई राउंड सरफेस भी हो सकती है। सरफेस जरूरी नहीं कि फ्लैट हो, जैसे एक स्फेयर की सरफेस, एक बॉल की सरफेस कैसी होती है, फ्लैट तो नहीं होती है। बॉल की सरफेस तो राउंड राउंड सी होती है, किसी भी जगह फ्लैट नहीं होती है। तो सरफेस कैसी भी हो, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर सरफेस वाला बोलेंगे। ठीक, ये लीनियर हो गया। उसके अलावा पूरी बॉडी में, यानी कि पूरे 3D स्पेस में भरा हुआ है, तो उसको हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। यानी कि एक बॉक्स जैसी चीज है, मान लो एक बॉक्स है। ठीक है, इसमें पूरे में, मतलब अंदर तक पूरे में चार्ज फील्ड है। सरफेस पे नहीं, अंदर अंदर पूरे बॉक्स में चार्ज भरा हुआ है, जैसे कोई सामान रखते हैं ना बॉक्स में, वैसे। तब इसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो अगर चार्ज इस तरह से किसी चीज पे फैला हुआ है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सरफेस जैसी किसी चीज पे है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर 3D स्पेस में है, जैसे हम लोग बॉटल में कुछ रखते हैं तो बॉटल के अंदर का स्पेस पूरा 3D स्पेस है, ठीक है, उसमें है, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो वॉल्यूम में फैला हुआ है चार्ज। ठीक है, सरफेस का मतलब होता है जैसे पेंट करते हैं ना किसी चीज पे हम, तो पेंट कभी भी सरफेस के अलावा और किसी पे नहीं होता। पेंट हमेशा सरफेस सरफेस पे ही किया जाता है, कभी भी वॉल्यूम में नहीं किया जाता। वॉल्यूम में हम चीजें रखते हैं, जब हमको रखनी होती है कोई चीज, जैसे बॉटल के अंदर पानी भर के रखना होता है तो वॉल्यूम में वो रखते हैं। ठीक है, लेकिन बॉटल को पेंट करना पड़े तो हमको बॉटल की सरफेस को पेंट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा। तीन तरह से ही हो सकता है, ठीक है, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। क्लियर है? अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, जैसे इस पे भी पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है।
हम जनरली फिलहाल पॉजिटिव ही ले रहे हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो वो भी हो सकता है। एक सरफेस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और एक वॉल्यूम में चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये एक बॉक्स जैसा है या एक बॉल जैसा है कुछ, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा कुछ है और इसमें अंदर पूरा का पूरा चार्ज भरा हुआ है, हर जगह पूरा भरा हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, हर जगह। तो इस केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। ये तीन ही तरीके हो सकते हैं चार्ज के डिस्ट्रीब्यूटेड होने के, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं चार्ज कम कहीं चार्ज ज्यादा हो, जैसे इधर बीच में खाली लग रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे भी होगा तो सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं, वॉल्यूम में भी कहीं कम ज्यादा नहीं, और लीनियर में भी कहीं कम ज्यादा नहीं। उसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली, बराबर से, ठीक है। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम सिंगल चार्ज के बेसिस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ भी नहीं देख सकते हैं। यानी कि हम ऐसे नहीं देख सकते हैं कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी। ये कौन है? सर दूसरे फोन से ज्वाइन किया, उसमें नेटवर्क स्टक हो रहा था बहुत। अच्छा अच्छा, शिफा, यस सर। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, तो कह रहे हैं लीनियर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे ऐसे, वॉल्यूम में ऐसे, और जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बेसिस पे हम ये पुराने वाले जो फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वो सब नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि तब चार्ज पॉइंट चार्ज था, ठीक है। अब चार्ज लीनियर चार्ज या सरफेस चार्ज ऐसे कुछ है, तो अगर हम कोई स्पेस में कोई पॉइंट, जैसे पॉइंट चार्ज होता था क्यू, अगर हम इस पॉइंट पे बताना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करते थे, उसी के अगेंस्ट सामने की तरफ हम बता देते कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, निकाल, और डिस्टेंस पता होती थी तो 1/4πε0 Q/r² करके निकाल लेते थे। ये तो हो गया, पॉइंट चार्ज का तो हो गया। लेकिन अगर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, पॉइंट चार्ज नहीं है या डायपोल नहीं है, तब हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालेंगे, और चार्ज पे डिपेंड करेगा या किसी और चीज पे डिपेंड करेगा, ये हम देखेंगे। क्लियर है? अब देखना ध्यान से। डेंसिटी किसी भी चीज की ऐसी चीज होती है जो काफी यूजफुल क्वांटिटी होती है कहीं भी। जैसे हम बात करें वाटर, हम्म तो वाटर की क्वालिटी हम लोग डेंसिटी से बता सकते हैं। अगर ज्यादा डेंस है इसका मतलब उसमें आलतू फालतू चीजें ज्यादा मिली होंगी। हम्म कोई भी चीज जो है उसकी डेंसिटी से उसका एक बेसिक परसेप्शन लग जाता है कि अच्छा ठीक है, ये ऐसे ऐसा बिहेवियर इसका होगा और ये इस तरीके का होगा, ठीक है, डेंसिटी से। लेकिन वहां पे जो वाटर की हम बात कर रहे हैं वो मास डेंसिटी होती है, ठीक है, मास डेंसिटी। यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो हो जाएगी चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ठीक। लेकिन हमने मास डेंसिटी ज्यादातर केस में सिर्फ वॉल्यूम में ही देखी है, इसीलिए डेंसिटी को हम मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में, वन वॉल्यूम में जितना मास होगा वही डेंसिटी हो जाएगी, या फिर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। ये इसको डेंसिटी डेंसिटी बोल रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये वॉल्यूम मास डेंसिटी है, वॉल्यूम मास डेंसिटी, क्योंकि हम देख रहे हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और किसकी डेंसिटी देख रहे हैं, मास की। हो सकता है हम उसकी किसी और चीज की डेंसिटी देख रहे होते, तब ये वॉल्यूम दैट डेंसिटी हो जाता है। जैसे कि अगर हम चार्ज की डेंसिटी देखें वॉल्यूम में, तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होने लगेगा, फिर यहाँ पे चार्ज आ जाएगा बस, ठीक। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे लगा दें सरफेस, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, ठीक। तो नीचे वॉल्यूम की जगह आ जाएगा सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। क्योंकि सरफेस जो होती है उसका एरिया हो सकता है, देखो लीनियर चीजों की लेंथ होती है, ठीक है, सरफेस का एरिया होता है, और 3D जो स्पेस होता है, जो 3D स्पेस है उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। 3D जो स्पेस होता है, जैसे एक बॉक्स है, रूम है, ये सब जो है इनका वॉल्यूम होता है, ठीक।
इनकी वॉल का सरफेस हो सकता है, लेकिन जनरली पूरे एक 3D स्पेस का वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे भी नीचे वॉल्यूम की जगह आ जाएगा सरफेस एरिया, अगर हम सरफेस डेंसिटी की बात कर रहे हैं। और क्योंकि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इसीलिए ऊपर चार्ज आ रहा है। जैसे मास डेंसिटी की बात में ऊपर मास आता है, ठीक है। अब अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलें, यानी कि हम कह दें कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम निकाल रहे हैं, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में है तो चार्ज डेंसिटी तो यहाँ पे यही रहेगा, ये चीज यही रहेगी सेम, लेकिन यहाँ नीचे लीनियर तो वर्ड नहीं आ जाएगा ना, आएगा लेंथ। कोई फिजिकल क्वांटिटी आनी है तो लीनियर चीजों की लेंथ कैलकुलेट की जाती है, इसीलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी में चार्ज अपॉन लेंथ, बस। इसके अलावा चार्ज डेंसिटी में डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमने कहा ये इंपॉर्टेंट है और चार्ज नहीं? इसलिए क्योंकि सोचो जरा, हम इस थ्रेड से, ये जो थ्रेड है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ अगर पॉइंट ले लें और कहें कि बताओ इस पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और किस तरफ होगी, तो बताओगे कैसे? क्योंकि चार्ज तो यहाँ भी है, चार्ज यहाँ भी है, चार्ज यहाँ भी है, चार्ज यहाँ भी है, तो कहाँ से बताएंगे? एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा किस तरफ होगी? जैसे यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से ऐसे आएंगे इस तरफ, यहाँ की किसी वजह के इस तरफ, यहाँ के किसी चार्ज की वजह से इस तरफ, तो कहाँ एग्जैक्टली किस तरफ, नहीं पता चलेगा। चार्ज बेसिस पे तो कभी नहीं पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें चार्ज एक जगह पे है ही नहीं। पॉइंट चार्ज होता तो उसकी एक पर्टिकुलर फिक्स जगह होती, उसकी फिक्स जगह है तो उस पॉइंट के हिसाब से भी उसकी एक फिक्स पोजीशन होती, तो हम एक डॉटेड लाइन से बना के बता देते इस तरफ है, लेकिन इसमें तो नहीं है। तो इसीलिए डेंसिटी काम आती है, क्योंकि डेंसिटी थ्रू आउट सेम है, पूरे पे डेंसिटी एक जैसी क्वांटिटी है, यानी कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो फिक्स हो। वेरिएबल चीज से हम लोग आगे का निकाल नहीं सकते हैं। समझ में आ रही बात? कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि फिक्स हो, ठीक है, क्लियर है ना? तो डेंसिटी यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डेंसिटी फिक्स रहेगी, क्लियर? कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से, यस चाहे वो सरफेस डेंसिटी हो, चाहे वो वॉल्यूम डेंसिटी हो। कुछ पूछना है? नो सर। क्लियर है, ठीक। चलो, तो कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से उसका डेंसिटी सेम रहेगी, हर जगह बराबरली डेंस होगा वो, कहीं हल्का कहीं कम, कहीं 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 ज्यादा नहीं है ना, बराबर से, इसीलिए डेंसिटी बराबर होगी। अब चाहे लीनियर डेंसिटी हो, चाहे सरफेस डेंसिटी हो, चाहे वॉल्यूम डेंसिटी हो, ठीक। तो ये क्वांटिटी इसी वजह से यूज की जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम रिप्लेस करेंगे, हम क्यू क्यू को रिप्लेस करेंगे डेंसिटी से, चार्ज डेंसिटी से। अब ये कौन सी वाली डेंसिटी से करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकाल रहे हैं, लीनियर वाले की वजह से, सरफेस वाले की वजह से, या फिर वॉल्यूम वाले की वजह से। उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कौन सी वाली डेंसिटी से रिप्लेस करना है। और कैसे रिप्लेस करेंगे, पहले तो इनमें रिलेशन पता होना चाहिए ना हमको। वो रिलेशन क्या है, एग्जैक्ट रिलेशन क्या है? हद सिंपल रिलेशन है, मतलब क्या बताएं, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा। लीनियर वाली बात करें, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो वो उसको सिंबल लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल है लैम्डा, नहीं पता हो किसी को तो हम यहां लिख दे रहे हैं लैम्डा, ठीक है। ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में चार्ज को लेंथ से डिवाइड करेंगे ना, लीनियर है, ठीक। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गई। चार्ज चेंजिंग है तो डेल्टा लगा दो, लेंथ चेंजिंग है डेल्टा लगा दो, बस हो गया। समझ में आई बात? क्योंकि चार्ज कम ज्यादा हो सकता है ना कहीं पे, मतलब उस पे कहीं कम ज्यादा नहीं है, मतलब कि कितना चार्ज वाला हम ले रहे हैं, तो थ्रेड या जो भी है, कम ज्यादा, टोटल में कम चार्ज, टोटल में ज्यादा चार्ज, वो ऊपर से लेंथ कितनी सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या पता हमें इतनी लेंथ का चाहिए सिर्फ, तो इसीलिए नीचे भी डेल्टा एल की बात हो रही है, एल की नहीं, ठीक। आया समझ में? यही चीज है लीनियर चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम क्या करेंगे, नीचे सिर्फ डेल्टा एस आ जाएगा, यानी कि चेंज इन सरफेस एरिया, और यहां पे इसका सिंबल बदल जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सिग्मा से रिप्रेजेंट की जाती है। आई बात समझ में? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, लेंथ से डिवाइड किया तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक।
सरफेस एरिया से डिवाइड किया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे हम भी कैपिटल ले लें, इन्हीं के हिसाब से कन्वेंशन, कोई फर्क पड़ता नहीं है कैपिटल स्मॉल लेने से, लेकिन फिर भी ठीक है। डेल्टा एस कर दिया, सरफेस चार्ज, सरफेस एरिया से डिवाइड किया चार्ज को तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर वही सेम हमने यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड किया तो, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो हम यहाँ पे डेल्टा वी लिखेंगे और इतना ही फर्क आएगा। डेल्टा वी लिख दिया तो यहाँ पे सिंबल भी बदल जाएगा क्योंकि ये अलग डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो सिंबल आएगा रो। रो यूज करेंगे, रो पहले भी आप लोग देख चुके होंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस में R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है ना, लेकिन ये रो वो रो नहीं है, वहां पे रो रेजिस्टिविटी होता था, यहाँ पे रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, एक ही सिंबल के अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक। तो इसीलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये हो गई रो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया हमने। अब इनकी यूनिट्स क्या होंगी, साफ साफ दिख रहा है, चीख चीख के ये लोग खुद ही अपनी यूनिट्स बता रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है। इसकी कूलॉम पर मीटर, क्योंकि लेंथ से डिवाइड हुआ है और ऊपर चार्ज है, इसमें भी ऊपर चार्ज है और एरिया से डिवाइड हुआ है, सरफेस एरिया को डेल्टा एस लिख रहे हैं, तो एरिया से डिवाइड होने का मतलब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, है ना। कभी मीटर इन, कभी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, कभी स्क्वायर का एरिया होता है तो ए इंटू ए होता है, लेकिन मीटर मतलब लेंथ इंटू लेंथ करके ही एरिया आता है, तो एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। इसीलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट हो गई कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ हाइट या लेंथ इंटू लेंथ करके आता है 3 बार, तो मीटर क्यूब, इसीलिए यहाँ कूलॉम पर मीटर क्यूब, ठीक, क्योंकि डिवाइड किया वॉल्यूम से, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब और चार्ज की कूलॉम, तो इसीलिए कूलॉम पर मीटर क्यूब। आ गया समझ में? कुछ नहीं है, मजाक है बहुत बड़ा। ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब जो हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और ये बात है वो बात है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था उसमें हम क्या करते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, या फिर कैपिटल क्यू जो भी ले लो, सॉरी क्यू बाई आर स्क्वायर, यही करते थे, ठीक है। अभी हम वैल्यू की सिर्फ बात कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं। तो यहाँ पे या फिर डेल्टा क्यू बाई आर स्क्वायर ऐसे बोल सकते हैं, चेंज इन चार्ज, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा डेल्टा लगा है ना। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा क्यू निकालते भी हैं, आएगा क्या, लैम्डा इंटू डेल्टा एल, यहाँ से निकालते हैं तो क्या आएगा, डेल्टा क्यू सिग्मा इंटू डेल्टा एस, यानी कि सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, यहाँ पे डेल्टा क्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, रो इंटू डेल्टा वी। तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालनी है वो किसी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है, तो डेल्टा क्यू की जगह लैम्डा डेल्टा एल हो जाएगा और तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो तुम्हारा यहाँ पे सिग्मा डेल्टा एस हो जाएगा क्यू की जगह पे, ठीक है, और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अगर तुम्हें वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से, यानी कि एक बॉक्स के अंदर चार्ज भरा है, एक स्फीयर, एक बॉल के अंदर 3D स्पेस में चार्ज भरा हुआ है, उससे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे निकालना है तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे रो डेल्टा वी हो जाएगा। डेल्टा वी वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम, बस इतना ही चेंज होगा और कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ सेम, ठीक है। यानी कि डिपेंड करता है कि हम यहाँ किस वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ डेल्टा क्यू को हम रिप्लेस कर देंगे इससे, इससे या इससे, इन तीनों में से किसी एक से, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तब हम डेल्टा लैम्डा डेल्टा एल, सरफेस की वजह से सिग्मा डेल्टा एस, और रो की मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से रो डेल्टा वी। क्लियर है? अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि ये फिक्स है, चार्ज जैसे इधर उधर जा रहे थे तो अलग अलग हो रहा था ना, लेकिन क्योंकि ये डेंसिटी है तो ये फिक्स क्वांटिटीज हैं, लैम्डा भी, लैम्डा फिक्स है, सिग्मा फिक्स है, रो फिक्स है, तो यहाँ पे अननोन चीजें कम रहेंगी ना, अगर वो फिक्स है तो वैरी नहीं करेगा।
और चार्ज का तो क्या सिस्टम था, ऐसे ऐसे वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो इस वाले पोर्शन का इतना डिस्टेंस है, इस वाले पोर्शन का चार्ज भी अलग है, इस वाले पोर्शन का चार्ज अलग है, इस वाले पोर्शन का चार्ज अलग है, छोटा बड़े हैं तो। यानी कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ रही थी और सिंप्लीफिकेशन कम हो रहा था। मेन वही मैटर है कि हम लोग सिंप्लीफाई करके इसको निकालते हैं। कम से कम कैलकुलेशन और कम से कम वेरिएबल, जितना ज्यादा वेरी करने वाली क्वांटिटीज हैं, चेंजेबल क्वांटिटीज हैं, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे डेल्टा क्यू वेरी करने वाली क्वांटिटी है, इस केस में पॉइंट चार्ज में नहीं होता है, वो तो सीधे पता होता है, लेकिन इस केस में है तो डेल्टा क्यू को हम इसीलिए इस तरह की क्वांटिटीज से रिप्लेस करेंगे ताकि हमको अननोन कम मिले, इसीलिए, और कोई बात नहीं। आ गया सबको समझ में क्या बात हो रही है, कैसे चल रहा है सब कुछ? ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। हेलो हाँ बताओ। सर, मैं ये कह रहा था कि जो सरफेस डेंसिटी है, हम्म। सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम्म। इसमें हम डेल्टा चार्ज अपॉन सरफेस ले रहे हैं, डेल्टा सरफेस। अगर हम इसकी जगह एरिया ले लें, अगर ए लिख दें, इसे रिप्रेजेंट ए से कर दें सरफेस एरिया को, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई वो तो दिक्कत नहीं है। इस बुक में डेल्टा एस से रिप्रेजेंट किया है एरिया को। कई जगह पे, कुछ जगह ए से भी किया है, आगे के चैप्टर्स में ए से भी किया है, तो वो तो अपनी मर्जी है, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम, ये है कि ज्यादातर चीजें जैसे थियोरेटिकल पेपर आता है, तो ज्यादातर पेपर हम लोग जो करते हैं तो उसमें हम लोग को नोटिफाई कर देना होता है, तो अच्छा रहता है। कोई डिफरेंट तरह की चीज है, जैसे कि डेल्टा एस तुमने यूज किया है तो बता दो कि वो सरफेस एरिया है, डेल्टा ए यूज किया है तो वो भी बता दो कि वो सरफेस एरिया है, लिखने के फॉर्म में। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ए तो यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, ओके एरिया सर, ही है वो। यही डाउट था। हाँ, वो एरिया ही है और कुछ नहीं ठीक है है। सर। ठीक, चलें फिर आगे। सबको सब कुछ समझ में आया? यस कुछ सर। दिक्कत आई किसी को? यूनिट यूनिट भी सब कुछ है क्लियरली? कूलॉम पर मीटर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम पर मीटर क्यूब, क्योंकि लीनियर वाले में नीचे लेंथ है, सरफेस में नीचे सरफेस एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और वॉल्यूम में नीचे वॉल्यूम है मतलब कि मीटर क्यूब हो जाएगा, तो इसीलिए ऊपर तो सब में कूलॉम ही है। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो देखो यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल उठा के दिया गया है, तुम लोग देख सकते हो। रो डेल्टा भी उठा के रख दिया है, बाकी देखो सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे होना चाहिए था डेल्टा क्यू बाई आर स्क्वायर और आर कैप, सब कुछ एग्जैक्टली सेम, लेकिन इन्होंने क्या किया, डेल्टा क्यू को हटाया और उसकी जगह रो डेल्टा वी रखा, क्योंकि इन्होंने मे बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाली कोई सरफेस ली, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला कोई वॉल्यूम लिया होगा, मतलब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज लिया होगा, बस इतना है। ठीक है, जो चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम का मतलब 3D स्पेस, जैसे पूरे रूम में भर दिया जाए चार्ज तो वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चार्ज को वॉल पे पेंट कर दिया जाए तो वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, और चार्ज को सिर्फ एक थ्रेड पे मतलब रख दिया जाए तो वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्लियर हुआ सबको? कुछ डाउट तो नहीं है? ये टोटल का बताया जा रहा है और कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे डिफरेंट सरफेस हो, है ना, सरफेस हो या डिफरेंट तरह के वॉल्यूम्स हो, जैसे कि एक डब्बा यहाँ रखा है इसमें चार्ज है, एक डब्बा यहाँ भी रखा है इसमें भी चार्ज है, एक डब्बा यहाँ भी रखा है इसमें भी चार्ज है, तो अब हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, हम सबकी वजह से कैलकुलेट करेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे, जैसे कि वेक्टर एडिशन करते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसकी वजह से कर लेंगे किस तरफ है, इसकी वजह से कर लेंगे किस तरफ है, इसकी वजह से कर लेंगे किस तरफ है, और सबको कर देंगे वेक्टर सम। तो वेक्टर सम में होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाता है, सब लोग जानते हैं, और अंदर रो डेल्टा वी बाई आर स्क्वायर समथिंग बचेगा, और उसी का, यानी कि सारे वॉल्यूम्स का सम दिख रहा है ना, ऑल वॉल्यूम्स, समेशन ऑफ ऑल वॉल्यूम्स, तो ऐसे करके कर देंगे। क्लियर है? कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। गॉस लॉ क्या है? अलीना नहीं आई ना शायद? नहीं है? और भी कोई ऐसा है जो नहीं है? अभी 4 लोग ही लग रहे हैं हमें। ये कोई और स्क्रीन शेयर कर रहा है क्या अपना? हाँ तुषार, तुम्हारी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, बंद कर दो। तभी हमने मुझसे 4 लोग कैसे हैं? स्टॉप शेयरिंग तुषार, करो, ये स्टॉप शेयरिंग का बटन है, उस पर क्लिक करो। हो गया? हाँ ठीक है, हो गया। चलो
दिख रहा है ना सबको? स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर। ठीक यस है, सर। हम आगे बढ़ते हैं। तो अब गॉस लॉ क्या है? तो गॉस ने किस बेसिस पे क्या चीज के लिए लॉ दिया था? ठीक, तो गॉस ने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए लॉ दिया था। हम्म जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इतने एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा, उतने वॉल्यूम से कितना फ्लक्स पास करेगा, वो सब बातें हैं। लेकिन हम अगर कहें कि एक चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज, उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? हम्म टोटल जितना भी निकल रहा है, जिस भी तरफ निकल रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस कितना होगा एग्जैक्टली exactly। तो टोटल, और मतलब कैसे पता करेंगे, ये भी बात है ना? तो टोटल फ्लक्स के लिए इन्होंने दिया था फॉर्मूला, गॉस ने। क्लियर? टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला था। और क्या चीज थी कि इन्होंने बताया था कि ये किस पे डिपेंडेंट होता है, और किन चीजों पे नहीं होता है। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, फोर्स देखा, तो इन सबकी डिपेंडेंसी चार्ज पे थी। दोनों चार्ज या एक चार्ज जो भी है, इनकी डिपेंडेंसी डिस्टेंस पे थी। एक्चुअली इनकी डिपेंडेंसी स्पेस पे भी थी। स्पेस क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि मीडियम, एक तरह से स्पेस ना बोले तो हम बोल दें मीडियम पे, कि ये सारे एक्सपेरिमेंट, ये सारी बातें कौन से मीडियम में हो रही हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी, फोर्स कितना लगेगा। क्यों? ये मीडियम की बात तो आई नहीं थी, हम लोगों ने तो वहां पे क्यू बाई आर स्क्वायर या फिर Q1 Q2/r² किया था। तो कोई बता सकता है मीडियम की बात क्यों कर रहे हैं अब यहाँ पे, कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में मीडियम भी मैटर करेगा? पता हो तो बताओ किसी को। नहीं? 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये फोर्स होता था। यहाँ ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये परमिटिविटी होती थी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि नॉट लगा है, वो नॉट शो कर रहा है फ्री स्पेस की परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब एक टाइप का परमिट, कुछ करने के लिए। तो ये फ्री स्पेस में इन दोनों को आपस में फोर्स कितना लगाने दिया जाएगा, वो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी डिसाइड कर रही है। अब अगर हम यहाँ फ्री स्पेस की ना लें, हम ले लें कि यहाँ एप्सिलॉन जी है, मतलब ग्लास के अंदर हम देख रहे हैं, वो दोनों चार्ज जो हैं वो एक ग्लास के अंदर हैं। ठीक है, उनके बीच का मीडियम ग्लास है, ना कि फ्री स्पेस है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू बदल जाएगी, एप्सिलॉन जी की वैल्यू अलग आएगी। वो 8.85 इंटू 10⁻12 नहीं आएगी, कुछ और आएगी। आई बात समझ में? तो इसके बेसिस पे भी ये फोर्स की वैल्यू भी बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये बदल चुका है। ये बात है। तो एक और क्वांटिटी होती है जिसपे ये सब चीजें डिपेंड करती हैं, वहां पे नहीं दिख रहा था। क्लियर है? स्पेस पे, बीच के स्पेस पे, कि वो दोनों चार्जेस रखे कहाँ पे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, एयर में रखे हैं, वाटर के अंदर रखे हैं, कहाँ रखे हैं। ठीक है, ये बात हो गई। तो इसमें तो कई सारी चीजों की डिपेंडेंसी थी, चार्ज पे थी, इस पे उस पे। लेकिन गॉस ने डायरेक्टली एक बात कही कि किसी भी चार्ज से या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से निकलने वाला फ्लक्स सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उस चार्ज पे डिपेंड करता है, और बाकी स्पेस पे डिपेंड करता है। स्पेस पे करता है थोड़ा बहुत, लेकिन अमाउंट ऑफ फ्लक्स मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्टली। क्योंकि अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड, क्योंकि फ्री स्पेस बोल दिया तो ये भी फिक्स हो चुका है। अब अगर हम मीडियम बदल दें तो फिर ये भी बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम फ्री स्पेस बोल दें तो मीडियम वो सेम रह जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि गॉस ने कह दिया कि फ्लक्स जो होता है ना, वो सिर्फ चार्ज पे डिपेंडेंट है और किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि डिस्टेंस से मतलब नहीं है फ्लक्स को, क्योंकि फ्लक्स क्या था? अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस, है ना? अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस। हम ये नहीं देख रहे कि इंटेंसिटी कितनी है, कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है। टोटल उतना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कम जगह में हो या ज्यादा जगह में हो। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रूव कैसे किया इन्होंने ये, कि क्या उसी पे डिपेंड होता है। देखो, प्रूव करने की स्टार्टिंग होती है कि हम लोग जो जानते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि होती थी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी कि डेल्टा फाई बाई डेल्टा एस लिख सकते हैं इस बुक के हिसाब से एस। तो E = डेल्टा फाई बाई डेल्टा एस, ये था, है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस
यूनिट एरिया में कितनी है वही इंटेंसिटी हो जाएगी। ज्यादा इंटेंस है या कम ये इसी से पता चलेगा। अगर ज्यादा फील्ड लाइंस है उतने ही एरिया में तो इंटेंसिटी बढ़ गई, कम फील्ड लाइंस है तो इंटेंसिटी कम हो गई, क्योंकि न्यूमरेटर के साथ साथ पूरा फ्रैक्शन डिक्रीज इंक्रीज होता है एक साथ। जैसा न्यूमरेटर वैसा ही पूरा फ्रैक्शन। और डिनोमिनेटर के साथ उल्टा है, यानी कि सेम फ्लक्स का नंबर है, सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स है, हमने एरिया छोटा ले लिया, तो एरिया छोटा लेने से तो डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ, फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ही ये फ्रैक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, यही बात हो रही है। तो यहां से हम फ्लक्स को भी तो निकाल सकते हैं ना हम, क्योंकि गॉस ने फ्लक्स के बेसिस पे लॉ दिया था तो फ्लक्स से ही प्रूव किया होगा। लेकिन पहले तो यही सब बातें पता थी ना, खाली यही कि फाई डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट होता था, पिछले वाले हम लोगों में पढ़ चुके हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट होता था। तो ई डॉट डेल्टा एस हो गया। ठीक है, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये चीज हो जाएगी ई डेल्टा एस कॉस थीटा, और थीटा इसमें डेल्टा एस और ई के बीच का एंगल है, सब जानते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सरफेस है, ये है सरफेस, ये इसका परपेंडिकुलर वेक्टर है, या बोल दो ये इसका सरफेस एरिया वेक्टर है, क्योंकि हर सरफेस एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो ये है किसी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में। तो सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इन दोनों वेक्टर को हम यहाँ उठा के बना रहे हैं, ठीक है, एक साथ, और को इनिशियल करके सेम पॉइंट से स्टार्ट करके। तो एक ये ई है और ये डेल्टा एस है, तो साफ दिख रहा है कि कुछ एंगल बन रहा है, यही एंगल ये थीटा है, और उसी का हम कोसाइन यानी कि कॉस निकालते हैं, और वो कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए फाई हो गया ई डेल्टा एस कॉस थीटा। लेकिन इसको हम अगर सारी वैल्यूज रख के देखें तो क्या होगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे ई की पूरी वैल्यू तो रखी गई नहीं है, ये तो सिर्फ वैल्यू की बात हो रही है। तो हम इसमें ना लिख के इसी में रखेंगे पहले अभी। यानी कि हम रखेंगे डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट हुआ है। अब हम किसी एक को रखते हैं, क्योंकि हमको डेल्टा एस तो मालूम नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक फॉर्मूला है ना हमारे पास, उसको रख देते हैं। क्या है वेक्टर वाला फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, या फिर कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू जो लेना चाहो, क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। और हमने कुछ नहीं लिखा है, बस अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है। उसके बाद ये फॉर्मूले के साथ यहाँ पे अब डॉट है और उसके बाद डेल्टा एस है, तो यहाँ डॉट लगाएंगे और डेल्टा एस लगा देंगे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट अगर हटा भी दें, मल्टीप्लाई तो है ना, तो क्या हो रहा है अब देखो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ये वैल्यू अलग से रखी हुई है, अब इसको अलग कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो अब डॉट प्रोडक्ट हो रहा है आर कैप और डेल्टा एस का, और किसी का नहीं। बाकी वैल्यू आ रही 1/4 पाई क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसको हम अलग से देखें साइड में कि आर कैप और डेल्टा एस का क्या आएगा। इसको इसको ठीक है, तो 1/4 पाई अपॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको अलग रहने देते हैं। इसका देखते हैं सिर्फ हम कि डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। तो सीधी सी बात है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा होता है दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई, यानी कि आर डेल्टा एस, आर कैप का मैग्नीट्यूड डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई, और उसके साथ कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस, यहाँ पे थीटा डेल्टा एस और आर के बीच का एंगल है। ठीक है, तो ये चीज निकलेगी कैसे, और हम कैसे देख रहे हैं इसको, ये सरफेस कौन सी है जिससे ये पास करने वाला है? अभी तो सरफेस डिसाइड हुई नहीं, चार्ज तो बस रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम सरफेस डिसाइड कर लें। तो हम एक सरफेस ले सकते हैं अपनी मर्जी से। यहां पे ली गई है स्फेरिकल सरफेस, क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस। क्लोज्ड क्यों बोला जा रहा है? एक ऐसा बॉक्स जो हर तरफ से बंद है, कहीं से उसकी ओपनिंग नहीं है अंदर जाने के लिए या बाहर आने के लिए, तो उसको हम क्लोज्ड सरफेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? क्लोज सरफेस, और यहाँ पे ली गई है वो क्लोज सरफेस स्फेरिकल, यानी कि स्फीयर, बॉल जैसा। तो उस केस में अगर हम स्फीयर पे कोई पार्ट लें, छोटा सा, एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट करें, इतना एरिया हमने सेलेक्ट किया स्फीयर पे, क्लियर है? तो ये एरिया का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो इसी तरफ ऐसे करके होगा।
ठीक है, 90 डिग्री दिख भी रहा होगा, एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया के परपेंडिकुलर उसका परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। तो अगर हम जैसे सर्कल पे देखते हैं, सेंटर से अगर हम किसी पॉइंट पे गए, ठीक है, और इसी पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये चीज अगर टेंजेंट है तो ये चीज नॉर्मल होने लगती है, ये चीज इसको बोल देते हैं इस लाइन को नॉर्मल, ठीक है, अगर ये टेंजेंट हो गई तो, क्योंकि जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है अगर उस पॉइंट को सेंटर से मिला दें, इसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉन है, इसी पॉइंट को हमने सेंटर से मिला दिया यहाँ सेंटर से, तो ये वाली लाइन हो गई नॉर्मल लाइन। और नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और यहाँ पे भी नॉर्मल का वही मतलब है, और ये किसके परपेंडिकुलर है, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं या नहीं, तुम लोग को नहीं पता, हम बता रहे हैं क्लियर, कि टेंजेंट पता है क्या शो करता है, टेंजेंट शो करता है किसी पॉइंट पे स्लोप, किसी पॉइंट पे स्लोप को, किसके, कर्व के, कि कर्व क्या स्लोप दिखा रहा है उस पॉइंट पे। जैसे कि इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप क्या है, तो इस पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करो, इस टेंजेंट का जो स्लोप है वही कर्व का स्लोप है, ठीक है। दूसरे किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या है, टेंजेंट सॉरी कर्व का स्लोप क्या है, इस सर्कल का स्लोप क्या है, टेंजेंट ड्रॉ करो, जो इसका स्लोप वही कर्व का भी स्लोप, ठीक है। अब ये हो गया 2D में, यही सेम चीज सोचो, इसके टेंजेंट पे ये 90 डिग्री गिर रहा है, ठीक है, इसके कर्व पे 90 डिग्री होता है नॉर्मल, क्योंकि टेंजेंट का जो स्लोप है वही कर्व का भी है, तो अगर कर्व का वही स्लोप है तो जो नॉर्मल लाइन होगी वो कर्व पे भी 90 डिग्री होगी, ठीक है, कर्व से भी 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो जब 2D में ये चीज है तो 3D में, यानी कि अगर हम स्फीयर ले लें, एक स्फीयर ले लें और उसका यहाँ पे एक एरिया सेलेक्ट करें, ये हो गया सेंटर, तो ये एरिया इस तरीके से कुछ होगा, यहाँ बीच में हमने कहीं सेलेक्ट किया, ध्यान रखना स्फीयर है ये, तो हम इस सरफेस पे ले रहे हैं ये चीज। तो यहां से अगर हम एक वेक्टर लेके जाएं तो वो सरफेस को 90 डिग्री पे ही क्रॉस करेगा, क्योंकि जैसे 2D में हमने देखा कि एक रेडियस जो होती है या फिर जो सेंटर से लूप तक की यानी कि सरकमफ्रेंस तक की जो लाइन होती है वो कर्व पे परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे भी सेंटर से सरफेस तक की जो लाइन होती है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। जब भी तुम सेंटर से सरफेस तक की कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर ही आएगी, इसीलिए यहाँ पे सरफेस एरिया को 90 डिग्री दिखाया गया है, सरफेस के मतलब सरफेस एरिया वेक्टर को, है ना, उसी डायरेक्शन में दिखाया गया है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसे ही निकलेगी ना रेडियली, अगर हम एक स्फीयर के हिसाब से देखें, जैसे कि सन है वो भी तो स्फीयर है, उस मान लो वो जो लाइट है वो उसके सरफेस से ना निकल के उसके सेंटर से आ रही होगी, तब भी तो सरफेस से इसी तरह निकलेगी ना जैसे निकली थी। क्लियर हुआ? तो इस केस में साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है, और सेम डायरेक्शन के जो दो वेक्टर होते हैं चाहे वो छोटे बड़े हों, उनके थीटा यानी कि उनके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। ऑपोजिट डायरेक्शन के दो वेक्टर होंगे उनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन 0 डिग्री, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि ये डायरेक्शन बिल्कुल सेम है इन दोनों का, डेल्टा एस का और ई का। तो ई के डायरेक्शन में ही तो आर भी है ना, तो आर और डेल्टा एस का एंगल सेम है, तो कॉस थीटा में कॉस 0 डिग्री हम रख सकते हैं। तो कॉस 0 डिग्री रख दिया हमने। डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड डेल्टा एस लिख दिया हमने, वेक्टर हटा दिया, मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन आर कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, किसी को पता है? कोई बता सकता है आर कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या वैल्यू होगी आर कैप की? बताओ किसी को पता हो तो। नहीं पता है? प्रियांशु, दिव्यांशु, किसी को? सर साइन आवाज नहीं आई। साइन हो जाएगा क्या? साइन नहीं, आर कैप यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता हो, इसीलिए आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा बस। अच्छा ओके, आ गया समझ में? यस सर। आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि वो यूनिट वेक्टर था ना, यूनिट वेक्टर का मतलब ही उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक, यूनिट का मतलब 1। तो 1 इंटू डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री, लेकिन ये कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? वो भी 1 होती है।
तो एक्चुअली में ये डेल्टा एस इंटू वन बचेगा, तो क्यों लिखे हम 1 इंटू 1? सिर्फ डेल्टा एस नहीं बचा इसका, यानी कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट है ओनली डेल्टा एस बचा, कुछ भी नहीं, क्योंकि मॉड आर आता, मॉड आर कैप आता, वो 1 हो जाता। कॉस थीटा आता, कॉस थीटा में इन दोनों के बीच का थीटा साफ दिख रहा है, आर और ई की, मतलब आर तो ई की डायरेक्शन वाला ही वेक्टर है ना, ई को ही तो आर में रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। यस सर। तो आर और ई का डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे ई और एस को सेम डायरेक्शन में दिखाया गया है, मतलब होगा भी, अभी हमने एक्सप्लेन भी किया कैसे। तो सेम डायरेक्शन का मतलब थीटा 0 डिग्री, कॉस 0 रखा तो 1 हो गया, तो बचा क्या, आर कैप भी 1, डेल्टा एस मतलब इसका मैग्नीट्यूड डेल्टा एस, और कॉस थीटा 1, तो डेल्टा एस इंटू वन, सिर्फ डेल्टा एस बचा ना, तो अल्टीमेटली ये आएगा, ये तो था ही था, क्यू बाई 4πε0r², और बचा इंटू डेल्टा एस, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे वेक्टर नहीं शो किया जा रहा है, हाँ, कोई वेक्टर नहीं है, ये डेल्टा एस जो है ये सिर्फ वैल्यू की बात की जा रही है कि टोटल सरफेस एरिया कितना था, ठीक है। और ये डेल्टा का मतलब क्या, कि इतने सरफेस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स डेल्टा फाई है, और इतने ही सरफेस एरिया को बोला गया है डेल्टा एस, टोटल सरफेस एरिया एस है, क्लियर। तो जब हम ऐसे ही छोटे छोटे फ्लक्सेस की बात करेंगे, छोटे छोटे एरियाज लेके और टोटल करेंगे, तो टोटल फ्लक्स हमें मिल जाएगा। क्लियर हुआ सबको? हमें यस सर। टोटल फ्लक्स मिल जाएगा हमको। तो टोटल निकालें फिर, टोटल सरफेस एरिया रख देंगे, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा 4πε0r², और डेल्टा एस, और यहाँ पे एस टोटल एरिया है, तो यहाँ पे हमने लिया था स्फेयर, स्फेयर लिया था। तो जरा बताओ स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? याद है किसी को स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। याद आ गया सबको? भूल जाते हो सब। यस 4πr² टोटल सरफेस एरिया। देखो हमने डेल्टा हटा दिया है, क्योंकि हम टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो हमने सरफेस एरिया भी टोटल एस वाला रखा है, टोटल रखा, बाकी तो सब सेम रहेगा, ठीक। तो 4πr²। अब देखो 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा Q और डिनोमिनेटर में बचा सिर्फ एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट होता है कांस्टेंट, तो हम इससे बोल सकते हैं कि फाई प्रोपोर्शनल टू Q, जस्ट प्रोपोर्शनल टू Q, और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो स्फेयर हमने कितना बड़ा लिया था, कितनी रेडियस का लिया था, छोटा बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी। दिख गया सबको? यस सर। ठीक है, तो यही है गॉस लॉ, ये हो गया प्रूफ कि इन्होंने यही बताया था कि जो किसी भी क्लोज्ड सरफेस में जो चार्ज होगा, मतलब जो किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ उसके अंदर एनक्लोज्ड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या चार्ज पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने ये सरफेस बड़ी ले ली या और छोटी ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ता टोटल चार्ज के। यहाँ पे एक ही पॉइंट चार्ज लिया गया, तुम हो सकता है कई सारे ले सकते हो रैंडम केस में, और उन सबका एडिशन हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है टोटल चार्ज। तो द फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the charge enclosed by that surface, और total charge enclosed by that surface, यही है गॉस लॉ। आया समझ में? इसी चीज को गॉस लॉ बोला जाता है मैथमेटिकली, जो लिखा हुआ है, और इसी को हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और कैसे? कि द फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज सरफेस, द फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, ये हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, इज इक्वल टू the ratio of the charge enclosed by that surface या total charge enclosed by that surface and the permittivity of free space, और epsilon naught, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आ गई, देखो Q by epsilon naught, और यही phi is equal to लिखा है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस S is equal to Q by epsilon naught,
या फिर 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज, ऐसे भी बोला जाता है। बोलने के 10 तरीके हैं, ठीक है, लैंग्वेज कैसे बनाओ। तो Q इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय S। ध्यान रखना इसके बाहर जो चार्ज होगा तो इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। अभी हम यहाँ एक चार्ज ला के रख दें तो ये दोनों चार्ज आपस में फोर्स भी लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल रहे हैं, सारी बातें सही हैं, लेकिन इस वाले सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स इस चार्ज से कोई मतलब नहीं रखता, ठीक। हाँ, अगर हम एक और दूसरी सरफेस लेके देखें, बड़ी सरफेस, अब इसके अंदर ये चार्ज भी आ रहा है और ये चार्ज भी आ रहा है, तब इन दोनों का सम आएगा ऊपर, यानी कि तब फ्लक्स हो जाएगा Q प्लस Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमेशा सिर्फ अंदर जो चार्ज है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस ही डिपेंडेंसी शो करेगा, बाकी कोई नहीं। क्लियर हुआ सबको? यस सर। है ना? चलो अब देखें आगे। सबको समझ में आ गया होगा कि क्या बात हो रही है, क्या कहा गॉस ने। पढ़ सकते हो तुम लोग अपने अपने हिसाब से, ठीक है। और ये चीज यहाँ देखी भी जा सकती है, इस वाले एक्सपेरिमेंट में इसको प्रूव करके दिखाया गया है, पर हम ज्यादा टाइम उसमें नहीं देंगे, बस बता दे रहे हैं। इस वाले एक्सपेरिमेंट में एक सरफेस चूज की गई है, सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर चूज किया गया है, ठीक है, चेक करने के लिए कि उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में दिखाई गई है, इस तरफ ऐसे जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दिखाया गया है डायरेक्शन, यानी कि होगा यहाँ पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है यूनिफॉर्म टाइप की, वो इधर इधर जा रही है, अपना ऐसे ऐसे जा रही होगी, पूरे स्पेस में है। दिखाया एक ही जगह गया, लेकिन वो एक जगह नहीं है, मतलब वो पूरे स्पेस में ऐसे ऐसे करके है और डायरेक्शन सब इसी तरफ है। आया समझ में? तो ये चीज है। अब देखेंगे कि इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना है। समझ में आई बात? ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि एंटर होने वाला फ्लक्स, देखो 3 सरफेस होती हैं सिलेंडर की, 2 फ्लैट सरफेस जो कि 1 और 2 से दिखाई गई हैं, और एक कर्व सरफेस जो कि 3 से दिखाई गई है। ये वाला जो एरिया है ये कर्व सरफेस है सिलेंडर का, सबको पता है। तो 3 तरह की सरफेस होती हैं सिलेंडर में, 2 फ्लैट एक कर्व। तो अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जो कर्व सरफेस है, जरा इसका देखो, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर तो इधर आएगा। हम सरफेस चूज कर रहे हैं, ध्यान रखना, मतलब हम लाइन नहीं देख रहे हैं, हम सरफेस की बात कर रहे हैं। इसका परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है ना, तो इसका जो डेल्टा एस वेक्टर होगा वो तो इस डायरेक्शन में, और ई राइट वर्ड है, डेल्टा एस अपवर्ड और ई राइट वर्ड। तो बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। और अगर एंगल 90 डिग्री तो cos थीटा cos 90 डिग्री हो जाएगा, ई डेल्टा एस cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, मल्टीप्लाई होके सारा ही फ्लक्स 0 हो जाएगा। सही है? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हमने बताया था कि ऐसे ऐसे फील्ड चल रही है और उसमें हमने ऐसे करके एक लूप रख दिया है, तो उससे तो कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाली सरफेस के लिए भी ट्रू है। क्लियर हो गया? तो यानी कि कर्व सरफेस से तो कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, कर्व सरफेस को बगल बगल से टच करता हुआ निकलेगा, लेकिन उसके थ्रू क्रॉस नहीं करेगा ना, अंदर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब बची सिर्फ 2 सरफेस, तो फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस इज 0 ऑलरेडी। तो ओनली वी हैव टू कैलकुलेट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस से फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सीधे एंटर करेगी ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलरली, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? तो इसका जो एरिया है वो इस तरफ है। सीधी सी बात है, सरफेस एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड होता है, ध्यान रखना। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है। क्लियर? उसी तरह ये सेकंड सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, डेल्टा एस। क्लियर? परपेंडिकुलर टू द एरिया, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है। तो अगर हम दोनों से फ्लक्स निकालते हैं तो जब हम E डेल्टा S करेंगे तो हमको cos थीटा में cos 180 रखना पड़ेगा, यानी कि फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस E डेल्टा S, क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकंड का एरिया बराबर होगा, अगर ये डेल्टा S है तो ये भी डेल्टा S ही होगा, क्योंकि सिलेंडर का अगर राइट सर्कुलर है तो दोनों तरफ से मुंह छोटा बड़ा तो होता नहीं है। ऐसा वाला सिलेंडर थोड़ी ना लिया गया कि एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा है, दोनों तरफ का बराबर है। तो अगर वो बराबर है तो एरिया भी बराबर होगा, सरफेस एरिया, रेडियस सेम है, पाई आर स्क्वायर इधर भी पाई आर स्क्वायर इधर भी,
तो इसीलिए डेल्टा एस सेम होगा दोनों में। तो फर्स्ट वाले में भी ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है तो यहाँ यहाँ अलग नहीं होगी, इसीलिए हम सिर्फ ई ले रहे हैं, E1 नहीं ले रहे हैं। बात आती है सिर्फ कॉस की, कॉस थीटा। अब ये थीटा इसमें और इसमें कितना है बताओ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और फर्स्ट वाले वेक्टर का सरफेस एरिया वेक्टर ये है, कितना एंगल है दोनों के बीच में बताओ, जल्दी बताओ कोई। दिख नहीं रहा है? एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच में कितना एंगल दिख रहा है? सर 180 डिग्री। 180 डिग्री, फ्लिप्ड है ना, उल्टे हैं एक दूसरे के। ठीक, ये देखो, ये बिल्कुल लेफ्ट है और ये बिल्कुल राइट है, तो 180 डिग्री है, तो यहाँ पे हम थीटा को रिप्लेस करेंगे 180 डिग्री से। और जिनको नहीं पता है बता दें, फिलहाल इसको ज्यादा डिटेल में बताने का टाइम नहीं है कि cos 180 डिग्री 0 हो, नहीं सॉरी 1 होता है, लेकिन माइनस का, ठीक है, cos 0 डिग्री 1 एंड cos 180 डिग्री -1। ठीक है, अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे इसका लॉजिक क्या है, अभी बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। cos 180 डिग्री -1 होता है, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये आएगा माइनस ई डॉट डेल्टा एस, क्योंकि cos 180 -1 हो चुका होगा और ई डॉट डेल्टा एस हमें वैल्यू तो पता नहीं है, तो ये आ गई φ1 की वैल्यू। अब जरा φ2 निकाल लें सेकेंड वाले से, क्या आएगा ध्यान से देखो, डेल्टा एस और ई दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ई डेल्टा एस cos 0 डिग्री आ जाएगा इस बार। देखो इन दोनों को, क्योंकि हम सेकंड वाली सरफेस पे निकाल रहे हैं ना कितना फ्लक्स है, तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया होता है और इंटू कॉस थीटा होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री, क्योंकि देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है इसीलिए 0 डिग्री, और कॉस 0 1 होता है, तो ये हो गया ई डेल्टा एस φ2। अब हमारे पास 3 फाई हैं, ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे टोटल फ्लक्स आ जाना चाहिए, क्योंकि सरफेस के 3 सरफेस टाइप थे, 3 तरह की सरफेस थी इस पूरे सिलेंडर में, तो एक का φ1, दूसरे का φ2 और तीसरे का φ3 हो जाना चाहिए टोटल फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स कोई वेक्टर तो है नहीं, वैल्यू निकालो ऐड करो, बात खत्म। वेक्टर होता तो वेक्टर एडिशन करना पड़ता, वो प्रॉब्लमेटिक होता है। φ1 की वैल्यू माइनस ई डेल्टा एस, φ2 की वैल्यू प्लस ई डेल्टा एस और φ3 की वैल्यू 0। याद है अभी ऊपर निकाली थी कि थर्ड वाले सरफेस से कुछ भी पास नहीं करेगा, कर्व वाली सरफेस से, ठीक, ये तो कट गया, 0 आ गया। ये क्या था, 0 कैसे आ गया ये, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट समथिंग क्यों नहीं आया, कोई बता सकता है? बताओ, प्रियांशु, दिव्यांशु, शिफा, रिया। अच्छा ये बताओ, एक बार भी कहा गया कि इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है? नहीं ना, नहीं सर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर किसी चार्ज की वजह से आ रही थी ना इस तरफ, यस इसके अंदर तो कोई चार्ज था ही नहीं। यस सर। गॉस लॉ प्रूव हो गया कि अंदर अगर चार्ज ना हो तो तो फ्लक्स 0 होगा किसी सरफेस के थ्रू, किसी क्लोज सरफेस के थ्रू, और डायरेक्ट इनडायरेक्टली अगर उसको बोलना चाहो तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितना फ्लक्स एंटर होगा उतना फ्लक्स निकल भी जाएगा, यानी कि उतना फ्लक्स इनकमिंग उतना आउटगोइंग भी, जितना अंदर आ रहा होगा उतना बाहर भी जा रहा होगा, तो टोटल तो न्यूट्रल हो गया ना, इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स खत्म। अगर बराबर बराबर था तो टोटल फ्लक्स आएगा तब जब कोई अलग से चार्ज उस सरफेस के अंदर लाई करता हो, अगर नहीं है कोई फ्लक्स नहीं आएगा, ठीक है, साफ दिख रहा है। यहाँ यही प्रूव करने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्लियर है सबको, डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, अब पूछना है तो पूछ सकते हो अगर नहीं समझ में आया हो तो। कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर टाइप के पॉइंट्स, मतलब उनको देख लेना चाहिए थोड़ा सा, अभी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं उसमें, उसके बाद फिर हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे शिफ्ट होंगे, जो कि वो भी काफ़ी नॉर्मल सी ही चीज़ है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा लेकिन आ जाएगी आराम से। पहले इन पॉइंट्स को थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखो लिखा है ना, लेट अस नोट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस लॉ। कुछ गॉस लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। अभी हमने स्फीयर लिया, जरूरी नहीं है स्फीयर लें, हम एक बॉक्स जैसी सरफेस भी चूज कर सकते हैं, दिक्कत कुछ भी नहीं है उसमें। हम एक बॉक्स जैसी सरफेस भी
ले सकते हैं। क्लियर है? बॉक्स जैसी सरफेस भी लेंगे तो भी सारी जो सरफेसेस हैं 6 फेसेस होते हैं ना, किसी भी रेक्टेंगुलर या क्यूबिकल बॉक्स के 6 फेसेस होते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। ठीक ठीक। तो 6 मतलब सबके सब फेसेस में से भी इतना ही, यही क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही चार्ज पास होगा, मतलब फ्लक्स पास होगा, या टोटल फ्लक्स उसके उससे उसके थ्रू क्रॉस हो रहा होगा। उसके अलावा कुछ नहीं। अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, टोटल फ्लक्स जीरो। सीधी सीधी सी बात। आगे समझ में? लिखा है ना, नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका शेप क्या है और साइज क्या है उस सरफेस का। और इस सरफेस को नाम दिया जाता है गॉसियन सरफेस का। ठीक है? क्योंकि गॉस ने ये सरफेस खुद ही इमेजिन की थी और खुद ही इसके बारे में लोगों को बताया था। ऐसी कोई सरफेस है नहीं, इमेजिनरी सरफेस है, सिर्फ इमेजिन कर लिया है कि वहां पे एक सरफेस है। बात आई समझ में? क्लियर है? ठीक। आ, एक सेकंड जरा होल्ड करना। हेलो। देखते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? यहां तक आ गया समझ में? यस सर। तो गॉस गॉस लॉ में जो सरफेस बना के देखी जाती है वो गॉसियन सरफेस कही जाती है। वो तुम कैसी भी बना सकते हो। जैसे अभी उन्होंने स्फेरिकल ली थी, लेकिन यहाँ एक और एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने सिलिंड्रिकल सरफेस भी ली है। हाँ, ध्यान रखना वो सरफेस फ्लैट नहीं होनी चाहिए। मतलब फ्लैट का मतलब ऐसे ओपन सरफेस नहीं होनी चाहिए, क्लोज्ड सरफेस की बात हो रही है। मतलब एक तरह से एक बॉक्स की बात हो रही है, ये समझ लो। हॉलो बॉक्स, खाली बॉक्स। ठीक है? वो खाली बॉक्स किसी भी शेप का हो सकता है, बॉल जैसा भी हो सकता है, एक रेगुलर बॉक्स जैसा भी हो सकता है, जैसे क्यूब होता है, या क्यूबॉइड होता है, या किसी भी तरह का किसी भी शेप का बॉक्स हो सकता है। पिरामिड शेप का भी बॉक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो सरफेस होनी चाहिए एक क्लोज्ड सरफेस, ओपन सरफेस नहीं। ठीक है? एक फ्लैट पेज के जैसी सरफेस की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ क्लोज्ड सरफेस की बात हो रही है। ठीक है? पेज की सरफेस चारों तरफ से ओपन रहती है। आगे समझ में? दूसरी बात, द टर्म Q ऑन द राइट साइड ऑफ द गॉस लॉ इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। एक्सपेरिमेंट में लॉ में एक ही दिखाया गया है, लेकिन वो सम की बात हो रही है, यानी कि टोटल जितना भी चार्ज है उस सरफेस के अंदर कहीं पे भी पड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं है कि सेंटर पे हो। ठीक है? द चार्जेस मे बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस। सिंपल सी बात है। In the situation when the surface is so chosen that there are some charges inside and some outside, the electric field whose flux appears on the left side, that is, this is due to all the charges both inside and outside S. The term Q on the right side of the Gauss law, however, represents only the total charge inside S. बहुत सारी लंबी लंबी चौड़ी बातें की, पता नहीं तुम लोग कितना समझ में आया होगा। देखो, मीनिंग ये है कि कुछ चार्ज अंदर है, कुछ चार्ज बाहर हैं। ठीक है? कुछ चार्ज अंदर हैं, कुछ चार्ज बाहर हैं टोटल में। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये सारे चार्ज बना रहे होंगे, यानी कि सरफेस से जो क्रॉस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन सारे चार्जेस की वजह से होगी। बाहर वाले चार्जेस भी इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से होगा इस सरफेस के थ्रू। बाकी बाहर वालों से कोई मतलब नहीं है फ्लक्स को। तो गॉस लॉ में जो क्यू लिखा है उस क्यू को बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तुम ऐसा सरफेस बना लो जिसमें वो वाले भी इंक्लूड हो जाए तो अलग बात है। सरफेस हमेशा अंदर वाले चार्ज को ही कंसीडर करेगी। ठीक? द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। अगर हम वही जो हमने सेम बात बताई, गॉस लॉ के लिए जो हम सरफेस चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो गॉसियन सरफेस बोली जाती है। यू मे चूज एनी गॉसियन सरफेस एंड अप्लाई गॉस लॉ।
कोई भी गॉसियन सरफेस हम चूज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर टेक केयर नॉट टू लेट द गॉसियन सरफेस पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। ये गलती बस नहीं करनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, किसी टाइप का है, कुछ चार्जेस यहाँ है, कुछ चार्जेस यहाँ है, ऐसे रैंडम बिखरे हुए हैं। हमने एक सरफेस चूज की, ठीक है, ये हमने सरफेस चूज की, मान लो स्फेरिकल, ठीक है, या कोई भी और। तो गलती ये नहीं करनी है कि ये सरफेस कुछ इस तरीके से चूज नहीं करनी है। ये क्या किया हमने, एक चार्ज के थ्रू ही वो सरफेस क्रॉस कर रही है, मतलब अब ये वाला चार्ज हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इनसाइड है या आउटसाइड है, मतलब अंदर लें कि बाहर लें, इसको कंसिडर करें या ना करें गॉस लॉ में। इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम नहीं देख सकते। क्लियर है? इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि इसका फ्लक्स हम देख नहीं सकते हैं और गॉस लॉ नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए टेक केयर नॉट टू टेक गॉसियन सरफेस पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पास करेगा चलेगा, यानी कि एक सरफेस है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली कॉन्टिन्यूसली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब तुमने ऐसी सरफेस ली तो इतना पोर्शन आ रहा है इसके अंदर, तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम पॉइंट चार्जेस लेते हैं तो किसी पॉइंट चार्ज से गॉसियन सरफेस पास नहीं करनी चाहिए। पॉइंट चार्ज या तो बिल्कुल अंदर या बिल्कुल बाहर हो, तभी चलेगा, ठीक है। डिस्क्रीट चार्ज, बिखरा हुआ चार्ज, जो उसको पॉइंट चार्ज ही बोल रहे हैं, ठीक है। This is because electric field due to system of discrete charges is not well defined at the location of any charge। क्योंकि हम उस पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देख पाएंगे तो फिर हम फ्लक्स कैसे देखेंगे, क्योंकि हम फ्लक्स को निकाल ही इस बेस पे रहे थे, ई डॉट डेल्टा एस से, इसी से निकाल रहे थे। तो जब हमको ई नहीं मिलेगा, सरफेस पे ई तो चाहिए ना, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। अगर यहीं पे चार्ज हो गया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे क्या बनेगी, कैसे निकालेंगे। एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो निकल आती है क्योंकि ये आर डिस्टेंस पे है, लेकिन ये आर डिस्टेंस छोटा होते 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 हम पॉइंट चार्ज पे ही पहुंच जाएंगे, यानी कि आर जीरो। तो अगर ई को देखो 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। अब सोचो आर अगर जीरो रख देंगे तो ये तो जीरो स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में जीरो होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक। अनडिफाइंड और इनफाइनाइट बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इनफाइनाइट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अनडिफाइंड ही है, ठीक है। डिफाइन नहीं की जा सकती, यानी कि चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की, ये हम नहीं बता सकते। दूसरे की बता सकते हैं क्योंकि दूसरा वाला थोड़ा दूर इधर उधर शायद होगा, लेकिन एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पॉइंट चार्ज पे, एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे नहीं बता सकते, क्योंकि आर जीरो हो जाएगा और हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला से देख सकते हैं कि वो अनडिफाइंड हो जाएगी, यानी कि डिफाइंड नहीं है, नहीं पता हमको कितनी होती है, इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर पॉइंट चार्ज से ये गॉसियन सरफेस पास की तो पॉइंट चार्ज पे नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब गॉसियन सरफेस पे भी नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता तो फ्लक्स कहाँ से आएगा, ठीक। तो आइदर ये पॉइंट चार्ज अंदर ही हो या बाहर ही हो, एक जगह होना चाहिए, ठीक, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। एज यू गो क्लोज टू द चार्ज द फील्ड ग्रोज विदाउट एनी बाउंड। जब हम चार्ज के पास जाते हैं तो फील्ड जो है इतनी बढ़ती चली जाती है, कोई लिमिट नहीं उसकी, कोई फिक्स लिमिट नहीं कि इतने के बाद नहीं बढ़ेगी, इंक्रीज होती रहती है। किसी भी चार्ज के पास अगर जाते जाएं तो पास जाते जाते हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फील करेंगे, और कितना ज्यादा उसकी कोई लिमिट नहीं है, हम जितना पास जाते जाएंगे उतना ज्यादा फील करेंगे, ठीक। इसीलिए अनलिमिटेड या फिर अनडिफाइंड। However, the Gaussian surface can pass through a continuous charge distribution। वही जो हमने बताया, अगर चार्ज सरफेस पे लीनियर चार्ज और लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है या सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड है या वॉल्यूम में, तब हम गॉसियन सरफेस को उसके थ्रू पास करवा सकते हैं, क्योंकि वो कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक है। कुछ पोर्शन उसका अंदर आ जाएगा, कुछ पोर्शन बाहर, लेकिन अल्टीमेटली गॉस लॉ वो अंदर वाले पोर्शन में जितना चार्ज है उस बेसिस पे ही काम करेगा। क्लियर है सबको अब, ठीक। नेक्स्ट क्या है, गॉस लॉ ऑफ is often useful towards a much easier calculation of the electrostatic field। यानी कि एक और काम आया गॉस लॉ। ये तो एक गॉस लॉ हो गया कि किसी भी क्लोज सरफेस से एनक्लोज सरफेस से, मतलब जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है या टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जो एक क्लोज सरफेस अपने अंदर एनक्लोज कर रही है, वो उसके अंदर के चार्ज पे डिपेंड करता है, बस अंदर के चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। वो फ्लक्स इज इक्वल टू वो चार्ज, अंदर वाला चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये तो हो गया, पर इसका यूज क्या है, इतना बता दिया काफी नहीं है ना। इसका यूज किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोला जा रहा है, ठीक, यानी कि ई निकालने के लिए। वहां पे ई हमने रैंडम निकाला था, याद होगा, प्रोपोर्शनल टू क्यू, प्रोपोर्शनल टू
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, उसके बाद कांस्टेंट आया था, कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे रैंडम बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम थोड़ा ज्यादा सही उससे निकालने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही आ रही है या नहीं, ठीक है, कंपैरिजन बेसिस पे। तो बाद में गॉस लॉ यूज हुआ था टूवर्ड्स मच इजियर कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इजीली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इससे आ जा रही थी। व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री, और किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो अभी हमने बात की थी ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, या फिर एक बॉक्स के थ्रू भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उस केस में हमारा वो वाला फॉर्मूले वगैरह काम नहीं आएंगे, वो कॉन्सेप्ट भी काम नहीं आएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये सब काम आएगा ही नहीं, बेकार हो गया। ये इनके लिए जो फील्ड हो रही है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फील्ड आएगी किसी पॉइंट पे, वो हम सिर्फ गॉस लॉ पे से ही निकाल पाएंगे। तो व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री, और रैंडम किसी डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं निकालेंगे, थोड़ा सिमेट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही तुम्हारे कोर्स में है। निकाल तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से सकते हैं, यानी कि आम जैसे शेप का कुछ ले लो, कोई अमीबा जैसे शेप का ले लो, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। लेकिन फिलहाल तुम्हारे कोर्स में सिमेट्रिकल फिगर से ही निकाला गया है, यानी कि एक स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, उससे निकाला गया है। एक चार्ज शीट है, थिन शीट है जो चार्ज्ड है, ये वायर भी चार्ज था, इसकी वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हुई है, ये थिन शीट की वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हुई है। उसके अलावा एक वॉल्यूम से कैलकुलेट नहीं किया गया, एक ये सरफेस हो गया, और एक और स्फेरिकल सरफेस से, स्फेरिकल सरफेस पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में नहीं है, सरफेस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वजह से कहीं पे फील्ड कितनी होगी वो भी कैलकुलेट किया गया है। नेक्स्ट में एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में, क्लियर है, तो ये बताया जाएगा। फाइनली गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑफ ऑन डिस्टेंस कंटेन्ड इन द कूलॉम्स लॉ। कूलॉम लॉ में जो इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है उसको भी ये वो करता है। एनी वायलेशन ऑफ गॉस लॉ विल इंडिकेट डिपार्चर फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ वही 1/r स्क्वायर डिपेंडेंसी होती है ना, इनवर्स यानी कि 1/, और स्क्वायर यानी कि जो भी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर, इनवर्स का मतलब 1/, होता है बस। आया समझ में, r⁻⁻² को भी इनवर्स स्क्वायर बोल सकते हैं। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और यहाँ पे भी गॉस लॉ करेगा। क्लियर हो गए सबको सारे पॉइंट? तो ये कुछ बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गॉस लॉ के बारे में, ठीक है। अब बात आती है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, जिसमें हमने बताया ना एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये फिगर बना ही रहने देते हैं, ज्यादा सही समझ में आ जाएगा। देखो पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, बस यही है कि हम गॉस लॉ को अप्लाई करके क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें करवा के नहीं दिखाई गई हैं। गॉस लॉ को अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। ये यहाँ पे तुम्हारे एप्लीकेशन में है। अब आइदर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर वाला हो, यानी कि एक रॉड जैसी चीज पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्ज, क्या वो चार्ज एक शीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, या वो चार्ज एक स्फीयर की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए ये एप्लीकेशन किया गया है, अप्लाई कर सकते हैं वहां पे हम गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। किसी कुछ प्रॉब्लम है, पूछना है? नहीं, आगे चलते हैं। देखो फिर फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। पहले हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां पे आ रही है। क्लियर हुआ? ध्यान देना, बड़े अच्छे से लिखा है ना, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग, यानी कि ये जो वायर या कंडक्टर लिया गया है उसकी लेंथ कहीं खत्म होती नजर नहीं आ रही है। और ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा वायर तो लिया ही नहीं जा सकता ना इनफाइनाइटली लॉन्ग हो। लेकिन खुद सोचो, अगर 1 किलोमीटर लॉन्ग वायर भी ले लिया जाए तो एक तरह से 1000 मीटर का हो गया वो, ठीक है। 1000 मीटर लॉन्ग वायर हो गया, और ये 1000 मीटर लॉन्ग वायर को ऐसे रख के उससे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के दूर एक पॉइंट ले लिया जाए, एक पॉइंट जो कि उससे 1 सेंटीमीटर दूर है, इस तरीके से, और ऐसे उसकी लेंथ है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। तो इस बेस पे इस पॉइंट को यही नहीं लगेगा कि ये इनफाइनाइटली ही लॉन्ग है, कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है, बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े होके लगता कैसा है, ऊपर देखने से लगता है ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो वही चीज है,
उस तरीके से उस बेस पे यहाँ पे बात हो रही है। तो ये मत समझना कि इनफाइनाइटली लॉन्ग तो हाइपोथेटिकल खाली है कॉन्सेप्ट, ये काफी लॉजिकल भी है। तुम किसी बहुत लंबी चीज के बहुत पास चले जाओ तो तुम इधर उधर उनके एंड देखने की कोशिश करोगे तो तुमको वो इतनी लंबी लगेगी, तुम्हें लगेगा इसका कहीं एंड ही नहीं है। ठीक है, बस यही बात है ज्यादा पास चले जाने पर। तो इन फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड स्ट्रेट, यहां पे हमने वायर को ऐसे ऐसे नहीं लिया है, ध्यान रखना, स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, मतलब कि उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर से है, चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा बिल्कुल कांस्टेंट है हर जगह पे। ठीक है, अलग अलग नहीं है लैम्डा, यानी कि चार्ज डेंसिटी अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं पे बहुत सारा चार्ज रख दिया एक ही जगह पे और कहीं पे बहुत दूर दूर है थोड़ा थोड़ा सा चार्ज है, ऐसा नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, इसीलिए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो उसकी वजह से हम देखेंगे फील्ड, और यहाँ कौन सी फील्ड की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, सीधी सी बात है। क्लियर हो गया सबको? ठीक, अब बात करते हैं, देखते हैं, ये वायर है, ठीक है, ये वायर या कंडक्टर है जिसको दिखाया गया है, इस पे चार्ज दिखाया गया है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने यहाँ एक पॉइंट लिया, मान लो रैंडमली एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया उस वायर से थोड़ा दूर, पी पॉइंट। ठीक, अब हम देखेंगे, पहली बात तो हमें देखना है वो पॉइंट वायर से कितना दूर है, या वो पॉइंट कंडक्टर से कितना दूर है। अब कंडक्टर है क्या, यहाँ एक लाइन के जैसा है, एक पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस हम कैसे देखते हैं, किसी को पता है? मतलब कितना दूर है ये, कैसे पता चलेगा, मतलब ऐसे 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 कहाँ, मतलब क्योंकि सर इसे परपेंडिकुलर डाल के। हाँ एग्जैक्टली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं, और वही एक लाइन या एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं कि एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताओ तो तुम ऐसे रैंडम कहीं पे पॉइंट से डिस्टेंस नहीं बता दोगे, तुम बताओगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके डिस्टेंस बताएंगे। तो उसी तरह से ये पॉइंट इस वायर पे या कंडक्टर पे जहां परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है वहां तक हम इसको मिला देंगे और कहेंगे कि ये वाली जो लेंथ है यही डिस्टेंस है इस पॉइंट की इस कंडक्टर से या वायर से। क्लियर हो गया? ठीक, तो यही वायर से इसकी लेंथ मतलब डिस्टेंस है। क्लियर, एक तरह से चार्ज से डिस्टेंस है। अब हम कुछ कुछ वायर का पार्ट ऊपर है, कुछ वायर का पार्ट नीचे है, तो इस पूरे को हम अगर एक जगह पे माने या थोड़ा सा पोर्शन सेलेक्ट करें, ऐसे देखें कि थोड़ा सा पोर्शन हमने किया सेलेक्ट, जैसे कि इतना इतना पोर्शन, छोटा छोटा सा पोर्शन ऑफ वायर सेलेक्ट किया, स्मॉल पोर्शन, काफी स्मॉल है, ज्यादा बड़ा नहीं सेलेक्ट करना है, ताकि हम इसको एज अ पॉइंट चार्ज मेंशन कर पाए। हम इसको मान लेंगे कि ये पॉइंट चार्ज है और ये भी पॉइंट चार्ज है। क्लियर, और बराबर बराबर का सेलेक्ट किया, यानी कि यहाँ पे अगर तुमने समथिंग 1 सेंटीमीटर का सेलेक्ट किया तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर ही सेलेक्ट करना है। दूसरी बात, सिमेट्री रखनी है। कैसी सिमेट्री? कि ये जो सेंटर है O, क्योंकि यहीं से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो O से ये बराबर डिस्टेंसेस पे होने चाहिए। ये P1 और P2 जो पोर्शंस हैं, जो हमने पार्ट ऑफ वायर सेलेक्ट किए हैं P1 P2, वो O से बराबर डिस्टेंस पे होने चाहिए, यानी कि जितना P1 है उतना ही इस तरफ P2। तीसरी बात, दोनों आइदर साइड पे होने चाहिए, मतलब P1 अगर ऊपर है तो हमको P2 नीचे लेना है। ठीक है, ले लिया हमने, तो ये सेगमेंट्स हमने ले लिए छोटे छोटे, एक ये और एक ये, और इसको हमने मान लिया पॉइंट चार्ज, तो ये हो गया यहाँ पे सेंटर्ड, ये हो गया यहाँ पे सेंटर्ड, पॉइंट चार्ज के बेसिस पे। क्लियर है? तो अब हम पॉइंट चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ही सकते हैं ना, तो कुछ पॉइंट चार्ज यहाँ है, कुछ पॉइंट चार्ज यहाँ है, सिर्फ हम अभी इससे निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे आगे का क्या करना है। तो एक पॉइंट चार्ज ये और एक पॉइंट चार्ज ये, इससे हमको यहाँ पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हम लोग निकाल भी चुके हैं पहले, अभी ध्यान हो तो डायपोल वगैरह में हम लोगों ने निकाला था। फर्क कितना था, वहां पे एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सेम है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव ही है क्योंकि पूरी रॉड पॉजिटिवली चार्ज है ना। दूसरी बात कि हमने लेंथ सेम ली है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने बोला ना 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर, एल तो एल, ये भी एल, तो दोनों का अगर हम लेंथ सेम लेते हैं तो चार्ज पर यूनिट लेंथ दोनों का सेम नहीं आएगा, सेम लेंथ पे सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट होने का यही मतलब है, Q1 by L1 इज इक्वल टू Q2 by L2।
अगर L1 L2 सेम है तो L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L ले लें, तो Q1 बाई L इज इक्वल टू Q2 बाई L, L L कैंसिल, Q1 इज इक्वल टू Q2, यानी कि उसको भी हम मान सकते हैं समथिंग Q, Q12 नाम दें अगर सेम ही है तो। समझ में आई बात? सेम डेंसिटी यूनिफॉर्म चार्ज होने का मतलब ही यही होता है कि अगर तुम सेम अमाउंट ऑफ पोर्शन कट करोगे, एक वायर है उसका यहाँ पे भी तुमने इतना ही पोर्शन किया कट किया, यहाँ पे भी उतना ही कट किया, तो यहाँ से जितना चार्ज मिलेगा उतना ही यहाँ से भी मिलेगा। हाँ, तुम कम ज्यादा कट कर लो, यहाँ पे मोटा सेक्शन यहाँ पे पतला सेक्शन, तब यहाँ कम चार्ज मिलेगा और यहाँ पे ज्यादा चार्ज मिलेगा, अगर चार्ज डेंसिटी थ्रू आउट एक जैसी है तब। क्लियर है सबको? ठीक, अब आगे देखते हैं कि ये पॉइंट चार्जेस हो गए, हमें पता भी चल गया इनका चार्ज समथिंग क्यू क्यू जैसा ही होगा, सेम ही होगा, मतलब Q1 Q2 सेम ही है तो क्यू होगा चार्ज। ठीक है, ठीक, तो यहां से अगर हम देखें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी क्यू की, बाकी पूरे फिगर को भूल जाओ, तुम बस देखो एक चार्ज है यहाँ पे और एक पॉइंट है यहाँ पे, तो उस चार्ज से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखेंगे, तो चार्ज से पॉइंट पे डॉटेड लाइन लेके जाएंगे, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अवे फील्ड बनाएगा, और हम लोग एक एरो बना देंगे जो कि अवे फील्ड को शो कर रहा होगा। उसी तरह ये नीचे वाला चार्ज से भी एक हम डॉटेड लाइन लेके जाएंगे, और क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो ये भी अवे फील्ड बनाएगा, तो इसका भी हम फील्ड ऐसे देख लेंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, इसका भी और इसका भी। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, वही चीज, इसका यहाँ पे कंपोनेंट cos थीटा, इसका भी यहाँ पे कंपोनेंट cos थीटा, तो यहाँ पे ये अगर E1 है ये E2 है, तो यहाँ पे आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आएगा। ठीक, अब ये थीटा क्या है, कितना एंगल होगा, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, ये वाला एंगल है, ये एंगल, ये थीटा, ये भी थीटा, इक्वल क्यों है, क्योंकि ये हमने बराबर डिस्टेंसेस पे लिए थे, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल सिमेट्रिक हो जाएंगे और ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। पूरा देखने की तुम लोग को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आएगा। ठीक, उनको ऐड करेंगे तो टोटल एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और ये हो जाएंगे गायब क्योंकि हमने इनका ले लिया ना कंपोनेंट, और इनका एक और कंपोनेंट आएगा इस तरफ। ठीक है, टाइपोल में भी आ रहा था पर वहां हमने नहीं दिखाया, उतनी जरूरत नहीं लगी इसीलिए, तो E1 sin थीटा इधर आएगा और E2 sin थीटा इधर आएगा, लेकिन ये E1 E2 की वैल्यू तो होंगी बराबर क्योंकि Q1 Q2 भी बराबर है, और ये जो हम डिस्टेंस लेंगे चाहे वो समथिंग r डैश हो वो भी बराबर ही आएगी। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल सिमेट्रिक है, इसीलिए E1 sin थीटा E2 sin थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ऑपोजिट है ना एग्जैक्टली, दो ऑपोजिट वेक्टर्स अगर इक्वल हो जाएं तो कैंसिल हो जाते हैं, तो इसीलिए ये दोनों वेक्टर ऑपोजिट तो थे लेकिन हमने चेक किया इक्वल भी थे, तो इसीलिए कैंसिल हो जाते हैं। तो यानी कि ये दोनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस तरफ बनाई, यानी कि जैसे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था वायर से उसकी डायरेक्शन में बनाई, आर डायरेक्शन में। ये कोइंसिडेंस था, क्योंकि हम लोग तो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर है तो हम कैसे बताएं इधर है, क्योंकि इधर भी तो एक चार्ज है, टोटल इस तरफ है फील्ड, टोटल इस तरफ है, इधर है, किस तरफ है एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि एक वायर हमेशा अपने से परपेंडिकुलर रेडियल फील्ड ही बना रहा है, जो कि इस फिगर में तुम लोगों को दिख सकता है, क्योंकि ये थोड़ा हमने 3D तौर पे बनाने की कोशिश की है। एक सिलेंडर है, मतलब एक वायर है, उस वायर के आसपास हमने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर रखी है जो कि सिलेंड्रिकल है, यानी कि एक वायर है उसके आसपास हमने एक गॉसियन सरफेस सिलेंडर जैसी बना के रखी हुई है। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है और कुछ नहीं है, इमेजिनरी सरफेस है इस वायर के आसपास, इस वायर को कवर करने के लिए। ठीक है, एक सरफेस बना दी, और ये वायर इस वाले गॉसियन सरफेस के एक्सिस से पास कर रहा है, यानी कि सेंटर से पास कर रहा है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? तो सेंटर से पास कर रहा है तो यहां से रेडियस सब जगह बराबर होगी। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक जैसी आएगी पूरी गॉसियन सरफेस पे। दूसरी बात, अभी हमने बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं जा रही है, ऐसे भी नहीं जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ऐसे जा रही है, एक किस में जा रही है, रेडियली, इसको रेडियली बोल सकते हैं। समझ रहे हो? इस वाले फिगर से इमेजिन करने की कोशिश करना कि किसी पॉइंट से फील्ड ऐसे नहीं जा रही है, सारी फील्ड्स रेडियल जा रही हैं। रेडियल मतलब एक प्लेन के पैरेलल चल रही हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब
किसी भी वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो परपेंडिकुलर निकलती है अगर उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, रैंडम डायरेक्शन में किसी थीटा एंगल पे नहीं निकलती, सारी परपेंडिकुलर टू। ठीक, साइड से देखने पे सिर्फ यही वाली लाइंस दिखेंगी और ऊपर से देखने पे, टॉप व्यू देखने पे ये वाली लाइंस भी हमको साफ साफ दिखेंगी। इसमें देखो ये लग रहा है कि रैंडम एंगल पे है, ये लग रहा है रैंडम एंगल पे है, लेकिन नहीं है, 90 डिग्री ही है, साइड से देख रहे हैं ना हम लोग इसलिए लग रहा है। क्लियर? उस प्लेन पे है, इमेजिन करो तो समझ में आएगा। हो गया? तो इसीलिए इतना तो पक्का हो गया कि एक वायर जो है वो अपने से परपेंडिकुलर फील्ड बनाता है और किसी डायरेक्शन में नहीं बनाता है। तो हम गॉसियन सरफेस हमेशा सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज करते हैं, यानी कि क्या अच्छा रहेगा, क्या कैलकुलेशन में इजी रहेगा, उस बेसिस पे। अब एक वायर है, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल भी चूज की जा सकती है, रैंडम भी चूज की जा सकती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। गॉसियन सरफेस ऐसा चूज करो जिससे कुछ फायदा हो। फायदा क्या? देखो, अगर इससे परपेंडिकुलरली ही फील्ड निकल रही हैं ऐसे ऐसे, तो हम रेडियली ही ना चूज कर लें, एक सिलेंडर चूज करना बेटर है। हमेशा एक वायर के लिए जो गॉसियन सरफेस चूज होती है तो वो एक सिलेंडर जैसी सरफेस हो सकती है, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सिलेंडर एक वायर के अबाउट एक सिमेट्री जैसी बनाता है, जैसे लगता है चारों तरफ से बिल्कुल बराबर सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया हो, बिल्कुल सेम, एक जैसा। तो उससे क्या होता है कि हर तरफ सिमेट्री रहती है, यानी कि तुम वायर पे इस पॉइंट से यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, यहां, 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 यानी कि सिलेंडर की सरफेस पे, कर्व सरफेस पे कहीं भी जाओ तुमको सेम डिस्टेंस मिलेगी। उससे फायदा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, उससे फायदा फ्लक्स सही से मिल सकता है, इजीली मिल सकता है। अगर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती तो E1 प्लस E2 करते करते ही थक जाते। ठीक है, बेटर ऑप्शन यही है। क्लियर हुआ? दूसरा हमने अभी बताया कि चार्ज नहीं रखते कभी भी हम, चार्ज के बेसिस पे बातें होती ही नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पे बात करते हैं, तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम हमेशा उसके लैम्डा की बात करेंगे, ना कि क्यू की। ठीक है, अब देखो ये वाला फिगर कैसे कैलकुलेशंस हुई हैं, वो था समझने के लिए। ये है एक्चुअल मतलब गॉस लॉ लगा के। तो ये हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस चूज कर ली एक वायर के साइड साइड में। ठीक है, वायर उसकी एक्सिस से पास कर रहा है, और जब हम वायर से सिलेंडर के सरफेस पे आते हैं परपेंडिकुलरली, इधर से ऐसे परपेंडिकुलरली, तब वो उसी डायरेक्शन में फील्ड शो करता है। मतलब ये ऐसे शो नहीं करेगा फील्ड, अभी ऊपर हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि जो ऐसे फील्ड आएगी, एक और इस तरफ से कोई ऐसे फील्ड आएगी जो कि अल्टीमेटली उसको इधर ही घुमा देगी, यानी कि उस डायरेक्शन में फील्ड को रहने नहीं दिया जाएगा। अल्टीमेटली फील्ड का डायरेक्शन ऐसा ही होगा, परपेंडिकुलर टू द वायर एंड परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। यहाँ पे फिर वही बात है कि यहाँ पे अगर हम एक सरफेस का एक एलिमेंट इमेजिन करें तो वो भी परपेंडिकुलर होता है, तो डेल्टा एस और ई सेम डायरेक्शन में हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी तो वही cos 0 डिग्री 1 होता है, तो इसीलिए वहां पे भी 1 ही आ जाएगा। क्लियर हुआ? सबको आया समझ में? तो अब हम फ्लक्स इक्वल करेंगे दो तरीकों से। ठीक है, एक गॉस लॉ वाला फ्लक्स और एक जो पहले हमने ई डेल्टा एस पढ़ा है वो वाला फ्लक्स। तो इस तरफ हम रखेंगे ई डॉट डेल्टा एस और इस तरफ हम रखेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? लेकिन यहां हम क्यू नहीं रख सकते, हमने बताया, क्योंकि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमको रखना पड़ेगा क्यू की जगह पे क्या, अब लैम्डा होता है क्यू बाई एल, तो क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। क्लियर? तो इसीलिए हम रखेंगे लैम्डा एल। सबको आ गया समझ में? अब लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया यहाँ पे क्यू की जगह पे। ई डॉट डेल्टा एस को ओपन करेंगे तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री, जिसको हम 1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री मतलब कि 1, है ना। तो डेल्टा एल बचा बाई एप्सिलॉन नॉट बचा। अब ये हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, अल्टीमेटली हमारा गोल गॉस लॉ का अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, तो बाकी सब उधर ले जाओ। तो लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा एस इधर नीचे आ गया। यहाँ पे लेकिन डेल्टा एस होगा क्या, जरा सोचो। अगर फील्ड ऐसे ऐसे जा ही नहीं रही है किसी रैंडम डायरेक्शन में, तो इस वाले से तो पास ही नहीं करेगी फील्ड। ये जो टॉप और बॉटम सर्फेसेस हैं, इससे तो कोई फील्ड पास नहीं करेगी ना। फील्ड अगर ऐसे निकल रही है तो फिर वही चीज है, एरिया एलिमेंट ऐसे है, फील्ड ऐसे है, 90 डिग्री है, तो कोई कुछ भी पास नहीं करेगी, cos 90 जीरो होने लगेगा और फ्लक्स जीरो हो जाएगा।
तो इस वाले एरिया से तो कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा है, ना टॉप से और ना ही बॉटम से। इसका मतलब इस केस में फ्लक्स पास कर रहा है सिर्फ ये कर्व एरिया से, ये वाला जो एरिया है ना पोर्शन है, इससे कर्व एरिया से। तो ये डेल्टा एस भी कर्व एरिया का छोटा एलिमेंट था। अगर हम बड़ा पूरा एलिमेंट लेना चाहें तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा करके ही है एक तरह से देखा जाए तो अगर हमें पूरा लेना है तो हम पूरा एस ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा एस को रिप्लेस कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट चाहिए तो डेल्टा एल बाई, लेकिन यहाँ पे होगी कितनी, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे रखना पड़ेगा ना हमको, कितना होता है बताओ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो हाँ आवाज आ रही है सबको? सर, आवाज सर, आप कर्व एरिया पूछ रहे हैं सरफेस वो सिलेंडर का? हाँ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr/h। 2πr/h, पक्का श्योर? सर यस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यही है आई थिंक। आई थिंक कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर, श्योरिटी यही है क्योंकि टोटल सरफेस एरिया 2πr इन द ब्रैकेट h+r होता है। हम्म, इसलिए उसका इधर का करके निकाला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि तुम रिंग लो, ऐसी एक और रिंग लो, फिर एक और रिंग लो, फिर एक और रिंग लो, और इसको h हाइट तक रख दो। तो रिंग का पेरीमीटर बोल दो या फिर सरकमफ्रेंस बोल दो, 2πr होता है, और h हाइट तक रखा गया तो उसको मल्टीप्लाई किया तो 2πrh हो जाता है। कर्व सरफेस नहीं बन जाएगी, एक हॉलो सिलेंडर नहीं बन जाएगा। सोचो अगर रिंग के ऊपर रिंग रखते चले जाएं तो इसीलिए 2πr इंटू एच मीन्स 2πrh, ठीक है। लेकिन यहाँ पे HL है, समझ में आया प्रियांशु? प्रियांशु था ना या फिर? जी सर। समझ में आया ना? देखो L यहाँ पे रखेंगे, H नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2πrl, ठीक है। 2πrh नहीं होगा तो एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया इंटू 2πrl, ठीक है ना। समझ गया ना, क्योंकि यहाँ पे वायर की लेंथ है, सिलेंडर का जो ऐसे वाला हिस्सा है वहां पे h लेते थे, यहाँ पे l ले रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वो चीज ऐसे है। देखो 2πrl लिया तो ll तो कैंसिल हो गया, आया क्या, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इजी वे में कैलकुलेट हुई, नहीं तो अगर हम वो पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगाते ना तो हम ये वायर के टुकड़े ही करते करते परेशान हो जाते। इतने छोटे छोटे टुकड़े करते, फिर कहते हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालो, फिर कहते उनका वेक्टर एडिशन करो, सिर दर्द हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, आई बात समझ में? ऐसा करेंगे, दिख रहा है ना साफ साफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r, इसी बेसिस पे आया है। क्लियर? 2πrl रखोगे, ll कैंसिल हो जाएगा, 2πr बचेगा और एप्सिलॉन नॉट बचेगा। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई, लेकिन डायरेक्शन तो मिली नहीं, डायरेक्शन तो मिली नहीं, डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो ये या तो तुम ये r के बेसिस पे बता सकते हो, लेकिन वो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि r के बेसिस पे बताना उतना सही नहीं है। s के बेसिस पे बताया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो s का जो सरफेस एरिया वेक्टर होता है वो नॉर्मल वेक्टर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ इस सरफेस के परपेंडिकुलर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, साफ दिख रही है, तो इसीलिए एन कैप से दिखा देंगे, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। यानी कि जो हमने गॉसियन सरफेस चूज की है, सिलेंडर का कर्व सरफेस वाला जो है, उस कर्व सरफेस के परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही है, इस वजह से ये एन कैप लगा देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वाला फॉर्म आ जाएगा। ये तो वैल्यू सिर्फ निकाली ना हमने, वेक्टर फॉर्म तो निकाला नहीं, तो वेक्टर वाला फॉर्म सिर्फ एन कैप लगा देने से आ जाएगा, हो गया। कैप है तो इसलिए मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं, मैग्नीट्यूड जो है सो है,
ठीक, वेयर एन कैप इज द रेडियल यूनिट वेक्टर इन द प्लेन नॉर्मल टू द वायर पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, रेडियल यूनिट वेक्टर, रेडियल का मतलब होता है जैसे एक वायर है ना ऐसे, तो रेडियल का मतलब होता है ऐसे ऐसे निकलना, समझ पा रहे हो? इस तरीके से निकलने का मतलब है रेडियली निकलना चारों तरफ। ठीक है, तो रेडियल वेक्टर है और नॉर्मल टू द वायर, एक प्लेन पे परपेंडिकुलर है, जो कि वो प्लेन भी वायर के परपेंडिकुलर है। क्लियर? सबको आ गया समझ में? बस नेक्स्ट चीज क्या है? फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से फील्ड क्या होगी? ये भी काफी इजी है, थोड़ा सा टाइम लेके समझ ही लेते हैं। हमें लगता है कोई क्लास छोड़ चुका है ना, शायद शिफा नहीं है और रिया भी नहीं है, प्रियांशु तुषार दिव्यांशु, रिकॉर्डेड होने की वजह से मे बी। देखो यहाँ पे एक शीट की वजह से अगर हम लेते हैं, या फिर इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट टर्न पे कवर कर लेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करें चैप्टर से। इसका जो इतना सा पोर्शन बचा है ना, सिर्फ ये बचा है और कुछ नहीं है, और ये बचा है मुश्किल से 15 मिनट का टॉपिक है, 10 से 15 मिनट का, एक स्फेरिकल ओके सर। डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक वो है, तो ये उस तब कवर हो जाएगा। तो अभी क्लास हम लोग करते हैं खत्म। ठीक है।